Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12, that is strategies for the enhancement in the food production of class 12th. So without wasting any time, let's proceed with the today's session. तो पिछले सेशन के अंदर हमने आउट ब्रीडिंग के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ा था कि 4 से 6 जनरेशन के बीच में अगर हम सेम ब्रीड के एनिमल्स को मेट करवा रहे हैं तो उसको हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। वहीं अगर दो अनरिलेटेड ब्रीड्स को अगर हम करवा रहे हैं ब्रीड तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। वहीं अगर दो रिलेटेड स्पीशीज़ को हम ब्रीड करवा रहे हैं तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। फिर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा और फिर हमने एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में पढ़ा और वो थी MOET, दैट इज़ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर होता क्या है कि पहले कोई एक काव ली जाती है। सेकेंड स्टेप में उस काव के अंदर जो FSH लाइक एक्टिविटी वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनको इंड्यूस करवाया जाता है, यानी ऐसे हॉर्मोन्स उसको दिए जाते हैं। ये जो FSH लाइक एक्टिविटी वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं ये करते क्या हैं, ये फॉलिकल मैच्योरेशन करवाते हैं और उसके साथ साथ जो सुपर ओव्यूलेशन है उसको भी इंड्यूस करवाते हैं। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तो हर एक साइकिल के अंदर एक एग प्रोड्यूस होता है, बट ये जो FSH लाइक एक्टिविटी वाला जो हार्मोन है इसको देने के बाद में एक एग की प्लेस पे 6 से 8 एग्स नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। फिर वो जो फीमेल है उसको मेट करवाया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जब वो फर्टिलाइज्ड एग 8 से 32 सेल स्टेज के बीच में जब वो होता है तो उसको उस मदर की बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है और नॉन सर्जिकल तरीके से फिर उसको जो सैरोगेट मदर है उसके अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। और ये टेक्निक होने के बाद में वो जो जेनेटिक मदर थी फिर से अगर हम चाहें तो उसको सुपर ओव्यूलेट करवा सकते हैं। इस तरीके की ये जो टेक्निक है इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कैटल्स, शिप, रैबिट वगैरह के ऊपर किया जा चुका है। इसके अंदर हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं उस ब्रीड के अकॉर्डिंग जो फीमेल है उसका जो फीमेल काव ले रहे हैं हम उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, यील्ड है वो ज़्यादा होगा। वहीं जो मेल है उसका जो मीट यील्ड है वो ज़्यादा होगा। फिर अब हम शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बी कीपिंग, यानी कैसे हम बीज का कल्चर करते हैं, कैसे हम उसको रेयर करके रेस करवाते हैं। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स ऑफ द हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो ये जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है इसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। एपीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है, जो हनी बीज होती हैं उनके जो पूरे बड़े बड़े हाइव्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है ताकि उनसे जो हनी है, शहद है, उसका प्रोडक्शन करवाया जा सके। इट हैज़ बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, और ये एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। बहुत पुराने टाइम से बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है वो होती आ रही है। हनी इज़ अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड यूज्ड इन द इग्निजियस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। अब ये जो हनी का प्रोडक्शन हो रहा है इस हनी की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे जो मेडिसिन्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है
स्पेसिफिकली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर तो हनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. हनी बीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी वैक्स which find many uses in the industry such as in the preparation of cosmetics and the polishes of the various kind. इसके अलावा जो हनी बी है वो बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती हैं. अब ये जो बी वैक्स है ये बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जितने भी कॉस्मेटिक के मटेरियल आते हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है. वहीं जो अलग अलग तरीके की जो पॉलिशेस बनती हैं इनके अंदर भी ये जो बी वैक्स है वो काम में लिया जाता है. द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ हनी हैज़ लीड to the large scale beekeeping practice. It has become an established income generating industry, whether practiced on a small or on a large scale. तो जो हनी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. इसी बढ़ती डिमांड को देख के जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है वो बहुत लार्ज स्केल पे होने लगी है. यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इस जो एपीकल्चर है उसको प्रमोट करने लगे हैं. इसी की वजह से ये जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है ये इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है. यानी बहुत सारे लोगों के इनकम का सोर्स बन चुकी है, भले ही वो इसको किसी छोटे स्केल पे करवाते हों या फिर एक बहुत बड़े स्केल पे करवाते हों. यानी कि हनी की डिमांड बढ़ने से लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ने लगी है. किन लोगों की? जो कि जो एपीकल्चर है उसका काम करते हैं. बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट बी पास्चर ऑफ सम वाइल्ड हर्ब्स, फ्रूट ऑर्किड्स एंड द कल्टिवेटेड क्रॉप. तो ये जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है उसको किसी भी एरिया के अंदर करवाया जा सकता है. बस शर्त ये है कि उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए जिनसे भी अपना नेक्टर वगैरह कलेक्ट कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वाइल्ड शर्ब्स वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, फूड ऑर्किड्स होने चाहिए, यानी जो फ्रूट वगैरह के जो बाग वगैरह होते हैं वो भी होने चाहिए, और जो कल्टीवेटेड क्रॉप होती हैं वो भी वहाँ पे उसके आसपास होनी चाहिए. ऐसे किसी भी एरिया के अंदर हम इजीली बी कीपिंग वाली प्रैक्टिस को कर सकते हैं. देयर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ हनी बी विच आर रेयर्ड. तो हमारे देश में हनी बी की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको रेयर किया जा सकता है. ऑफ दीज The most common species is Apis indica. पर जो सबसे कॉमन स्पीशी है बी की हमारे इंडिया के अंदर दैट इज़ एपिस इंडिका. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका कॉमन जो ये जो स्पीशीज़ है इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर. तो ये जो स्पीशीज़ है इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. बी हाइव्स कैन बी kept in one's courtyard or on the veranda of the house or even on the roof. तो ये जो बी हाइव्स होंगे इनको कहीं भी रखा जा सकता है, या तो किसी कोर्टयार्ड में रखा जा सकता है या फिर किसी जो घर है उसका आंगन वगैरह उसके अंदर भी रखा जा सकता है, या फिर घर की जो छत होती हैं वहाँ पे भी रखा जा सकता है. बी कीपिंग इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव. और ये जो बी कीपिंग वाली प्रैक्टिस है इसको ज़्यादा लेबर की भी यानी ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है. बी कीपिंग थ्रू रिलेटिवली ईजी डोज रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट टीचेस बी कीपिंग. और ये जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है ये बहुत ईजी है और इसको बहुत ईजी तरीके से किया भी जा सकता है. बस इसके लिए
थोड़ी बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं जो कि बी कीपिंग को कैसे करना है उसकी नॉलेज लोगों को देते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो अब हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। बी कीपिंग करने से पहले हमें उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द नॉलेज ऑफ द नेचर एंड द हैबिट्स ऑफ द बी। तो सबसे पहले अगर हम बी कीपिंग कर रहे हैं तो हमें बीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि उनका नेचर कैसा है, कैसी उनकी हैबिट्स हैं। तो ये तरीके की जो नॉलेज है वो ज़रूर होनी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। इसके अलावा जो सूटेबल लोकेशन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने लोकेशन की बात करी थी तब हमने बोला था कि उसके आसपास जो कल्टीवेटेड क्रॉप हैं वो होनी चाहिए, जो फ्रूट और कार्ड्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो जो लोकेशन हम देख रहे हैं वो ढंग से जो सेलेक्ट की जानी चाहिए, तभी जाके जो बीज हैं वो इजीली, जो इंटेंस लेबर वाली जो प्रैक्टिस है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तीसरा पॉइंट है वो है कैचिंग एंड हार्विंग ऑफ द स्वान्स। इसके अलावा हमें कैसे ये जो बीज का, स्वार्म्स का मतलब होता है जो बीज का जो पूरा ग्रुप है, जो पूरे झुंड में आती हैं जो बीज, कैसे उनको कैच करना है, कैसे उनको पकड़ना है और कैसे उनको रियर करना है, यानी कैसे उनकी डेवलपमेंट होगी, किन किन चीज़ों की उसको रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो है द मैनेजमेंट ऑफ द बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। तब हमारे देश के अंदर बहुत सारे सीजन्स हैं, विंटर है, स्प्रिंग है, समर सीज़न है। तो कैसे, किस सीज़न के अंदर उनको किस तरीके से मेंटेन करना है इसका भी ज़रूर पता होना चाहिए अगर हम बी कीपिंग को करने जा रहे हैं तो। और जो लास्ट पॉइंट है वो है द हैंडलिंग एंड द कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। और इसके अलावा कैसे हनी को कलेक्शन करना है और जो बी वैक्स वगैरह जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं बी कीपिंग से, कैसे उनको कलेक्ट करना है और कैसे उनको हैंडल करना है, हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। Bees are the pollinators of many crop species such as sunflower, brassica, apple and pear। इसके अलावा ये जो बीज हैं ये पॉलिनेटर्स का भी काम करवाती हैं, यानी कि पॉलिनेशन में मदद करती हैं बहुत सारी क्रॉप्स की, जैसे कि सनफ्लावर है, ब्रेसिका है, एप्पल है और पियर है। इनके अंदर ये एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं। कीपिंग beehives in a crop field during flowering period increase pollination efficiency and improve the yield, beneficial both from the point of view of the crop yield and the honey yield। और ये जो बी हाइव्स हैं, अगर हम इनको क्रॉप फील्ड के अंदर रख रहे हैं ऐसे सीज़न के अंदर जब फ्लावरिंग होती है, तो उससे क्या होगा, जो पॉलिनेशन की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ वो जो यील्ड है वो भी बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, क्रॉप की भी बढ़ेगी और हनी की भी बढ़ेगी। कैसे कि फ्लावरिंग सीज़न के अंदर इजीली वो नेक्टर भी ले पाएंगी हनीज़, और इसके साथ साथ जो पॉलिनेशन है उसका भी काम ये करवा पाएंगी क्रॉप के अंदर। अगले टॉपिक के अंदर हम फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर फिशिंग का पूरा काम किया जाता है। उसके अंदर फिशेस को कैच किया जाता है,
उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर उनको मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। तो यानी कि उनको पकड़ने का और उनको मेंटेन करके फिर उनको जो बेचने का जो पूरा काम है वो सारा पीसी कल्चर, यानी जो फिशरीज़ का ये जो पूरा कल्चर होता है, ये जो इनकी जो पूरी प्रैक्टिस करी जाती है, इसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं। तो अगले सेशन के अंदर हम इसी पीसी कल्चर के बारे में इन डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर हम जो कुछ सिंपल जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं और उसके साथ साथ जो मराइन फिशेस वगैरह हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे।